होगी। और अगर समझ में आ रही है तो आप उसको शेयर करिए और एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। और ये सीडीपी जो है 30 मार्क्स की होती है। टोटल ओवरऑल कितने मार्क्स के होते हैं, मैं बार बार इस बात को ध्यान रखवाता हूं कि जो टोटल होते हैं 150 मार्क्स का होता है और जो सीडीपी का पार्ट है वो 30 मार्क्स का है। और इसके साथ साथ जो साइकोलॉजी पूरी आती है, पेडागोजी जो आती है, अब इसमें पेडागोजी की खेल क्या है कि इसमें 75 नंबर की आपकी क्या पूछा जाती है, पेडागोजी आपकी पूछी जाती है 75 मार्क्स का। दोस्तों आपको इस बात को ध्यान रखना है कि 150 में 75 नंबर यानी कि सीधे सीधे 50 मार्क्स 50% क्या पूछा जाता है, पेडागोजी पूछी जाती है। तो इस बात को मुझे बहुत ध्यान रखना होगा और मेहनत करनी होगी कि कहीं से भी कोई क्वेश्चन छूट ना जाए। अगर समझ विकसित कर रही तो फिर क्वेश्चन करने में आसानी होगी। मैं एक टेक्निक लेके चल रहा हूं या ट्रिक कह सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव कीवर्ड, जिसके अकॉर्डिंग हम आंसर को सही और कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे दोस्तों आपको ध्यान रखना है और कंटिन्यू प्रयास करते रहना है। जैसे एक मोटिवेशन कोट के साथ स्टार्ट करते हैं, आज मुश्किल है कल थोड़ा बेहतर होगा, आज मुश्किल है कल थोड़ा बेहतर होगा। और ये सभी के लिए है, ये सभी के लिए ध्यान रखना है कि ये नहीं है आज मुश्किल का दौर हो सकता है कल ऐसा रहेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि अगर हम लोग मेहनत करते रहेंगे तो दिन बदलेंगे, परिवर्तन होगा और यह परिवर्तन निश्चित है जरूर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना मेरे दोस्त, भविष्य जरूर बेहतर होगा यानी बेहतरीन होगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, मैंने कुछ क्वेश्चन यहां से करवा दिए थे और इसके आगे मुझे कुछ क्वेश्चन करवाना था। यहां पे ये मैं लास्ट क्वेश्चन था आंशिक पुनर्बलन का, तो ये मैंने करवा दिया था। अगला क्वेश्चन है, अब बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, क्योंकि उसी के बाद मैंने स्टार्ट किया था। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देता है। यह बात बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत समझने वाली है कि एक मान लो विद्यालय है तो जो शिक्षक होता है किस चीज को बढ़ावा देगा, बच्चों में, ताकि बच्चों में जो है वो जिज्ञासा उत्पन्न हो, वो समझ विकसित हो या उसमें इतना अट्रैक्शन हो कि वो उससे मतलब पार्टिसिपेट करने में खुद से कहे कि सर मुझे ये काम करना है, ये पढ़ाई करनी है, ये खेल खेलना है। तो ये अगर बच्चों में खुद से उत्पन्न हो जाएगा तो समझ लीजिए कि पढ़ाई सार्थक हो रही है, ठीक है। आइए, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों को में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। किसको बढ़ावा देगा, अनुशासित स्वभाव, ठीक है, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, परीक्षण करने की प्रवृत्ति या स्मृति। आपको बात थोड़ा सा ध्यान रखना है, स्मृति का मतलब क्या होता है। स्मृति का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, स्मृति का मतलब होता है याद करना, और जो याद करने का प्रोसेस होता है वो गलत होता है। क्योंकि लर्निंग जो पार्ट आता है, अगर इंग्लिश में लर्निंग आ जाए और हिंदी में याद करने का आ जाए तो उसको हम नेगेटिव कीवर्ड समझते हैं और नेगेटिव कीवर्ड का मतलब वो गलत हो जाएगा। तो इसको तो हम बढ़ावा बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि हमको बढ़ावा वो देना है जिसमें बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा हो। तो आपको अनुशासित स्वभाव, ठीक है, अनुशासन जरूरी है, लेकिन बच्चों के साथ ज्यादा अनुशासन करेंगे तो वो फिर परेशान हो जाएंगे, वो नहीं आएंगे, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होगा परीक्षण करने की प्रवृत्ति। ठीक है, परीक्षण करना चाहिए, लेकिन हमने क्या बोला कि सीटेट में ऑप्शंस अप्रोक्सीमेट सही होते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी कौन सा सही होगा, मोस्ट ज्यादातर कौन सा सही होगा, उसको लगाना होता है मेरे दोस्त। तो आपको ये तो ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है प्रतिस्पर्धात्मक। मान लो हमने 10 बच्चों को एक साथ खड़ा कर दिया, क्या किया, 10 बच्चों को एक साथ खड़ा कर दिया और उसके साथ साथ ये नहीं किया कि ये लड़की ये लड़का है, ठीक है। मतलब मैंने किसी भी स्टूडेंट से, मान लो ये जी है और ये एफ है, मतलब ये जी है और ये बी है, जी और बी, जी का मतलब गर्ल और बी मतलब बॉय यानी लड़के हैं। अब यहां से मान लो इसमें 40 बच्चे हैं, हमने क्या किया, हमने किया कि भाई पार्टिसिपेट करना, तो सबके सब खेलने तो नहीं जानते होंगे, या जानते होंगे तो अब मैं क्या करूंगा कि आप लोगों को मुझे क्या करना, आपके अंदर से वो लाना है कि आप क्या करना पसंद करते हो। मैंने कहा बेटा आप बताओ कबड्डी कितने लोग खेलना चाहते हैं, इसमें से 5 लोग आ गए, इसमें से 6 लोग आ गए, हम उनको क्या कर दिया, कबड्डी के लिए लेकर चले गए। अब पार्टिसिपेट किया, मैंने कहा कि खो खो कितने लोग खेलना पसंद करते हो, भाई उसमें से आप ही आ गए। तो जो खुद से ये उत्पन्न होगा कि मुझे ये इसमें दिलचस्पी है, इसके प्रति मेरा अट्रैक्शन है, तो हम वो काम करवाएंगे ताकि वो अपनी प्रतिस्पर्धात्मक यानी कि अपने अंदर जो
जुनून, जोश और उस कार्य को करने की मतलब इस समझ है, वो कितना अच्छे से करेंगे, क्योंकि वो खुद जानते हैं। तो जब उनको वो मौका दिया जाएगा तो ये सबसे बेस्ट तरीका होगा प्रतिस्पर्धात्मक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं, बता देते हैं आप लोगों को। एक्सप्लेनेशन क्या है? हाँ, बी है, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से सदैव, ये बात ध्यान रखना है, अगर सदैव की बात करता है तो निगेटिव वर्ड है, लेकिन अगर पॉजिटिव सदैव की बात कर रहा है तो आपको प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को सर्वाधिक बढ़ावा देना चाहिए। और ये बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और शिक्षक के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शिक्षक के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, मेरा नाम कब होगा? जब आप लोग अच्छा करोगे। मेरा नाम कब होगा? जब आप लोग अच्छा करोगे, यानी कि जब जो मैंने पढ़ाया आपने उसको समझदारी से सुना और उसको अप्लाई किया अपने एग्जाम में। तो आप ये मान लो 150 में से, एक मिनट, मान लो मैं इसी में समझा, 150 में से आपने एक 130 ही लेकर आए, तो 130 आपके मतलब मैक्सिमम नंबर पास करने की कितना था? 90। आप लेकर क्या 40 ज्यादा, तो आपके अंदर एक जुनून जोश पैदा होगा कि हाँ हमने अच्छा किया है, और इसके साथ साथ उसको मतलब टारगेट अचीव करने में अगले के लिए बहुत आसान हो जाएगा। ताकि जब आपके अंदर अच्छा रहेगा कि मैंने, मेरे अंदर जोश है, मैं कर सकता हूं, तो अगला आप कर सकते हैं, ये 100% होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और बिना देरी किए हुए थोड़ा सा, हाँ अब सही है, आपसे क्या कह रहा है देखते रहिएगा, ताकि आपको अगर समझ में जरूर नहीं आएगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से अंतः विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है, क्या है? लाभ है, क्या है? आइए, पाठ योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती। एक बात ध्यान रखना है कि जो बच्चे जैसा सीटेट कर रहे हैं या यूपी टेट कर रहे हैं या एमपी टेट कर रहे हैं, मतलब झारखंड टेट कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पहले तो वो क्या करते हैं? डीएलएड करते हैं, डीएलएड करते हैं, कुछ लोग बीएड करते हैं। अब एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो है वो आपको प्राइमरी के लिए मान्यता दी गई है, प्राइमरी प्लस जूनियर के लिए दिया गया है, ध्यान रखिएगा। और ये जो बीएड है वो आपको जूनियर में भी है, मतलब इनको प्राइमरी में थोड़ा सा बाहर किया गया है। इसके साथ साथ ये टीजीटी भी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? टीजीटी भी दे सकते हैं। टीजीटी का मतलब मेरे दोस्त, अगर जो लोग नए हो, ना समझते हो, तो वो यानी कि 9th और 10th में पढ़ाने के लिए होता है। इसके बाद पीजीटी आता है, तो पीजीटी में भी अब क्या किया गया है, कहीं कहीं की बीएड को मान्य कर दिए हैं। तो इतना एक्सप्लेनेशन मुझे करने की जरूरत नहीं थी, हमारा मेन उद्देश्य था बताने का, जो बीएड या डीएलएड होता है उसमें पाठ योजना बनाने का। यहां पे वो आया तो इसको मैंने बताना पड़ा, क्योंकि पाठ योजना बनाने यानी पाठ योजना बनाया जाता है, गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। अब इसका आंसर क्या होगा वो हम सारे ऑप्शन पढ़ेंगे, क्योंकि सीटेट में बिना चारों ऑप्शन पढ़े अगर आप टिक करेंगे तो हो सकता है कि गलत कर दें। मैं ये नहीं कहता हूं कि गलत ही कर देंगे, लेकिन बात को ध्यान से समझिएगा, हो सकता है गलत हो जाए, तो हमको चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद आंसर देना होगा। दूसरा है, विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान को बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करके सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, कि जो अवसर की बात आती है, क्या बात आती है? अवसर की। तो अवसर जो होता है वो एक आपका पॉजिटिव वर्ड होता है। अवसर आपको पॉजिटिव, अगर मान लो अवसर किसको दोगे? अगर बच्चा है, अगर बच्चे को हम मौका देंगे कि बेटा आप चलिए, आपको समय दिया जाए, आप करिए, तो वो और खुले माइंड से, मतलब उसको प्रेशर ना दिया जाए, तो क्या वो अपने अंदर जो चीज आता होगा वो आप रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा भाई। जब उसको दिया जाएगा करने के लिए, तो मौका दिया जाएगा तो किया जाएगा, करेगा। और यही चीज देखना होता है। तो अवसर वाली जो सेंस आती है, तो वो आपको, और इसके साथ साथ बोला है बहु संदर्भों, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहु संदर्भों। तो इसको ध्यान रखना है कि कई प्रकार के, मतलब मल्टीपल एग्जाम्पल भी कह सकते हो, एक से अधिक, ताकि बच्चों को समझ में अच्छे से आए। बात समझ में? क्या होता है कि जब एक से अधिक एग्जाम्पल को लेकर के, उदाहरण को लेकर के बच्चों को समझाया जाता है, और उदाहरण वो लेना है जो बच्चों के आसपास या पर्यावरण से रिलेटेड रिलेशन हो उसका, ताकि बच्चा समझ पाए। अब ये नहीं है बच्चा प्राइमरी में पढ़ रहा है, गांव का है, हम बात कर देंगे हिमाचल प्रदेश की, तो वो नहीं आएगा।
लेकिन अगर हम उससे रिलेटेड जो पर्यावरण हो उसके आसपास के क्षेत्रों में, जिससे उसके दिमाग विकसित हो, तो हम उसको अगर लेकर चलेंगे तो उसको समझ में जरूर आएगा। तो इसलिए ऑप्शन अभी तक बी अच्छा है और इसके अकॉर्डिंग सही भी है। हम आगे भी पढ़ेंगे। अगला है प्रकरणों की विविधता, जिन्हें परंपरागत पाठ्यचर्या में संबोधित किए जाने की आवश्यकता है, से शिक्षकों के अभिभूत होने की कम संभावना होती है। एक बात और ध्यान रखिएगा भाई, अवसर देना और बहु संदर्भों में, तो ये अवसर ठीक है, बहु संदर्भों दो चीज, मतलब बहुत अलग अलग तरीके से एग्जांपल देकर के, लेकिन यहां पे जो बात की है विविधता, प्रकरणों में विविधता, यानी अलग अलग तरीके से, ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, अब हम अगला भी चलते हैं। अगला है विद्यार्थियों में विभिन्न विषय क्षेत्रों के विशेष प्रकरणों में के प्रति नापसंदगी विकसित होने की कम से कम संभावना होती है। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है और सटीक कौन सा हो सकता है। ठीक है, जरा आप बताइए, और बहुत अच्छे से इसको आप बता सकते हैं, क्योंकि ये नहीं है कि आप इसका बहुत हार्ड आंसर हो। आपको देखना यह है कि जिसमें ज्यादा पॉजिटिविटी होगी वही आंसर सही माना जाएगा मेरे दोस्त। तो आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा, क्योंकि अवसर भी दिया जा रहा है, बहुत संदर्भ भी बताया जा रहा है, अलग अलग तरीके से करने के लिए बताया जा रहा है, तो इसका मतलब आपका बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं ले लिए होंगे एक स्क्रीनशॉट, और इसका मैं एक्सप्लेनेशन भी देख लेता हूं मेरे दोस्त। आप ध्यान दीजिए, बी है अंतः विषयी अनुदेशन को सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों का अनुप्रयोग, आपको बहु संदर्भों का अनुप्रयोग करने के सामान्यीकृत करने का अवसर दिया जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अगला क्या कह रहा है, जरा देखते हैं। वह शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता का हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं, उनके पास क्या होता है, आइए देखते हैं। निष्पादन उपागम अभिविन्यास, निष्पादन परिहार अभिविन्यास, कार्य परिहार अभिविन्यास, या नैपुण्यता अभिविन्यास। तो आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि निष्पादन उपागम परिहार और कार्य परिहार, इसमें से कौन सा बेहतर आंसर इसका हो सकता है, आप जरा देखिए और टिक करिए, और नहीं तो फिर मैं तो बताऊंगा ही। ठीक है, आप देख लीजिए, बताइए, फिर उसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं इस क्वेश्चन का, और आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। आपसे कहा गया है, आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। आपसे कहा गया, जिन शिक्षार्थी के पास निष्पादन उपागम अभिविन्यास होता है, वह शिक्षार्थी समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं। यानी निष्पादन जो उपागम अभिविन्यास है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा, निष्पादन उपागम अभिविन्यास। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। ठीक है, आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या है, अब देखते हैं। शिक्षक के अलावा सब निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है। ठीक है, समस्या समाधानों के लिए मजेदार बना सकता है। क्या बना सकता है? सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने। एक बात ध्यान रखना है, आपसे कहा गया है कि अवसर जो वर्ड होता है वो होता तो पॉजिटिव है, लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि बात क्या है, असीमित। असीमित का मतलब अनलिमिटेड, तो अनलिमिटेड नहीं होती है कोई चीज। अगर अनलिमिटेड कह दोगे तो फिर ये थोड़ा सा निगेटिव चला जाएगा। हम आगे ऑप्शन भी पढ़ते हैं। और एक बात और है, जो ये वर्ड है क्रिएटिविटी, ये भी पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, तो हम देखते हैं अगला ऑप्शन क्या है। जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करें। ठीक है, आगे देखते हैं। मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने या मुक्त खेल के लिए समय देने। तो आपको यह ध्यान रखना है कि इनमें से कौन सा सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ये बेस्ट ऑप्शन हो सकता है कि ये तो असीमित वाली बात निगेटिव कर दी, तो इसलिए इसको हम कट कर देंगे। और
जब विद्यार्थी स्वयं से, अगर आपको, मैंने कहा कि आप खुलकर बोलिए, जो बोलना है बोलो, आपको आप गलत बोलो सही बोलो, लेकिन आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, तो आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। आपको कोई बिना डर के आप करेंगे। तो आप यहां पे बात यही कही गई है कि जब विद्यार्थी स्वयं से, मतलब खुद से कुछ बोलने की इच्छा है, बताने की इच्छा है, तो वो डरेगा नहीं और अपनी बात को अच्छे से रिप्रेजेंट करेगा, ये 100% है। तो यहाँ पे वो कोशिश कर रहे हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने, यानी जो भी वो कहेगा वो अपने खुले माइंड से कहेगा, तो आंसर आपका जो है वो बी हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको भी समझ में आया होगा। आगे चलते हैं और इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन है आपका बी, शिक्षक को जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की, जो मैंने बताया था वो ठीक है, लेकिन आप जरा एक्सप्लेनेशन भी देख लेंगे। शिक्षक को जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि अलावा वहां कहा था, ध्यान रखिएगा, बल्कि उनके द्वारा किए गए त्रुटियों को कम करने के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए। इसलिए विद्यार्थियों से परिपूर्णता की अपेक्षा ना करके समस्या समाधान को रोका जा सकता है। बात समझ में आई? इस तरीके से आप इसका सटीक आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है? अगला है भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई। तो आपको एक बात ध्यान रखना है, भाषा की, देखो यहां पे रूपिम भी है और स्वनिम भी है। देखो ये वाक्य हो गया, तो ये सबसे छोटी इकाई तो है नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा। संकेत प्रयोगात्मक विज्ञान, ये भी नहीं है। अब आपको क्या करना है, या तो रूपिम लगा सकते हैं या तो स्वनिम लगा सकते हैं। तो अगर आपको भाषा में, बहुत ध्यान से समझिएगा, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई, सबसे जो छोटी इकाई है, आपको क्या बताना है कि स्वनिम होगी। क्या होगी? स्वनिम होगी। और अगर आपको एक बात और ध्यान रखना है कि अगर स्वनिम ना होता यहां पे ऑप्शन में, तो हम आंसर बी ए को लगाते, तब हम रूपिम को लगाते। ठीक है, यानी कि आंसर यहां पे बी होगा। ठीक है, मैं अब जरा मोबाइल में भी ऑन कर देता हूं ताकि मुझे पता भी चलता रहे, है ना, क्या चल रहा है, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जरा देख लेते हैं। हाँ, आ रही है। अब क्या करना है कि अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका एक्सप्लेन भी देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? अगला है, स्वनिम बोलचाल की भाषा की उच्चरित रूप की वह न्यूनतम विशेषता है जिसके द्वारा किसी कही गई बात का कही जाने वाली किसी अन्य बात में अंतर स्पष्ट किया जा सकता है। स्वनात्मक दृष्टि से किसी भाषा बोली में समान स्वरों का समूह जिसके वितरण का एक ढांचा होता है, यानी कि किसी अन्य मतलब बोली जाने वाली भाषा और किसी अलग जगह पे उसमें अंतर स्पष्ट करना। जैसे आप बात कर सकते हो, जैसे मैं मान लो कि यूपी में क्लास चल रही है, ये अगर यही बच्चा कहीं जो देखने वाला है, मान लो महाराष्ट्र का है, कहां का है? महाराष्ट्र का है, और या मान लो गुजरात का है। अब आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि गुजरात में मैक्सिमम जो भाषा बोली जाती है वो क्या होती है? गुजराती होती है। बहुत ध्यान से समझिएगा, गुजराती होती है। यहां पे मराठी होती है। लेकिन आपको क्या, और यहां पे यूपी में क्या है? हिंदी चलती है। लेकिन एक ऐसी लैंग्वेज है जो मैक्सिमम सब लोग यूज कर लेते हैं आजकल के, जिसको हम हिंग्लिश कहते हैं। हिंग्लिश किसको कहते हैं? हिंग्लिश का मतलब होता है हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों, एच प्लस ई का मतलब हिंदी और इंग्लिश। तो इसमें हम लोग सब भाषा समझ जाते हैं। ठीक है, लेकिन क्या ये महाराष्ट्र के लोग जो है क्या हिंदी नहीं समझेंगे? समझेंगे, थोड़ी बहुत तो समझेंगे ना। या गुजरात के, यानी कि थोड़ी बहुत समझ तो सबको आएगी, लेकिन क्या एग्जैक्ट आ सकती है? आपको ये भी ध्यान रखना है। तो यही जो अंतर होता है, अंतर की बात की है मेरे दोस्त, तो यही थोड़ा सा अंतर हो सकता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर आ गई तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे का है ये,
रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए आप, क्योंकि लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो चेहरे पे क्या होना चाहिए? मुस्कान जरूर होनी चाहिए। अगर आपके चेहरे पे मुस्कान है तो जो समस्याएं आती हैं वो खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है, एक बात यहां करते हैं, सबसे बड़ी बात क्या है, दूसरे को जलाने का काम क्या है? जो आपसे जलन करता हो, आपसे जलन करता हो, आप उसके सामने क्या करिए? अपनी मुस्कान बना के रखिए। वो यही सोच के मैं परेशान रहेगा कि आखिर ये इसके चेहरे पे मुस्कान हटती क्यों नहीं, इसके चेहरे पे इतनी समस्या होने के बावजूद इसके चेहरे पे मुस्कुराहट क्या है? आप इसमें जिए ना। लोग क्या सोचते हैं, इससे क्या मतलब है यार? हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे कदम बढ़ाना है तो अपने चेहरे पे मुस्कान बना के कर सकते हैं। अगर हम, एक बात ध्यान रखिएगा, और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सबके लिए है। एक वर्ड आता है हिंदी में, चिंता, और जो हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड में सबको होती है, लेकिन ये वर्ड इतना निगेटिव है, लेकिन ये वर्ड इतना निगेटिव है कि हिंदी में और गांव की भाषा में क्या कहते हैं? चिंता, चिता। चिता का मतलब अंतिम समय तक पहुंचाने में इसका सबसे अहम योगदान होता है। तो इससे बच कर रहना है, टेंशन लेना नहीं है। जैसे एक कहावत गई है, डायलॉग का बोला गया, टेंशन देना। तो इसलिए आप अपनी चिंता छोड़िए, आगे बढ़िए, और सबसे समय आप खूब चिंतित रहिए, लेकिन किसी और के सामने आप नहीं होइए, खासकर उसके सामने जिससे आप, जो आपसे जलना हो, तो उसके चेहरे पे, उसके सामने जरूर मुस्कुराइए। उसको यह सोचेगा कि आखिर समस्या क्या है, इसको इतनी समस्या, उसके बाद भी जलन होती है, मतलब सॉरी, मुस्कुराहट होती है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलें, क्योंकि ये बहुत जरूरी था। और इसके साथ साथ मेरे दोस्त, इसे इतना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना इसके आप इसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्वेश्चन है, बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है। एक बात ध्यान रखिएगा, यह कहा है सिवाय। सिवाय का मतलब इसके अलावा, इसके अलावा। अच्छा एक बात और, यहां एक क्वेश्चन हो गया, बहुबुद्धि का सिद्धांत। बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया किसने था? बहुबुद्धि का सिद्धांत मेरे दोस्त, हमारे एक मनोवैज्ञानिक थे, गार्डनर साहब, तो उन्होंने ये आपको बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे, जो क्वेश्चन होगा वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन साथ साथ जिसका और भी ऑप्शन हो सकते हैं वो भी मैं एक्सप्लेन करता चलूंगा। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर साहब ने दिया था, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अगर मान लो, अब मान न लो, अगला यही बताते हैं, तो फिर इसी में उलझे रहेंगे। आपसे कहा गया विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है। भैया मेरे, विविध तरीकों का बात आया तो वो अच्छा है, क्या है? अच्छा है, लेकिन इसमें क्या कहा है कि सिवाय। आपसे कहा है सिवाय, मतलब वो जो सही है वो नहीं बताना है, जो गलत हो वो बताना है। सीटेट में ये बहुत इंपॉर्टेंट ये बात कहा, सिवाय। भैया अब आपने सोचा विविध, यही लगा दो, ये गलत करके चले आए, जब घर पे आए कहे ये तो गलत हो गया। अच्छा, ये सिवाय कहा था, अर्थ तरीके, तब सर पे हाँक गया। तो भैया मेरे, ये ध्यान रखना है, ये जो ये वर्ड है, मतलब जो पॉजिटिव है उनको हटाना है, जो गलत है उसको लगाना है। अगला देखिए, संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। जो संवेगात्मक बुद्धि है, बुद्धि लब्धि से संबंधित है, क्योंकि जो बुद्धि लब्धि होती है, आईक्यू जिसको होता है MA अपान CA, यानी कि मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100, तो वो निकालने का तरीका होता है, बुद्धि लब्धि निकालने का तरीका होता है, ठीक है। अगला चलते हैं, बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय समाधान के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला चलते हैं, विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। अब आपको बताना है कि इसमें से, चारों में से कौन सा इसके सिवाय सही होगा, ठीक है। जरा लगा, इस पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तरीका मैंने समझा दिया, फिर इसका आंसर क्या होगा ये मैं आपको बता देता हूं। पहले आप इसको समझ मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आंसर आपको मैंने क्या कहा, सी हो जाएगा। आप, अच्छा मैंने सी क्यों बताया, क्योंकि ये तो दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। और ये कह रहा है बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट, विशिष्ट का मतलब मेरे दोस्त ध्यान रखिएगा, बात करता है स्पेशल की, और बच्चों में, और यानी कि हमारा एनसीएफ विशिष्ट, विशिष्ट की बात नहीं करता है, ये निगेटिव हो जाएगा। तो इसके सिवाय यह आंसर सही हो जाएगा। मतलब ये निगेटिव है और यहां यही पूछा गया, इसलिए सही है। बाकी ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन सही नहीं, गलत पूछा है, इसलिए गलत वाला ही गलत करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा समझ में जरूर आया होगा, और इसका एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं। हाँ, सी है,
बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत विविध तरीकों में से सीखने का आकलन किया जाता है, किसी भी प्रकार से संवेगात्मक बुद्धिलब्धि से संबंधित नहीं है। बहुबुद्धि में विषयों का विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। मतलब ये जो एक्सप्लेन किया है ये सबका सब सही वाला किया है, सही वाला किया है, और हमको गलत वाला बताना था, ये सही वाला है, तो गलत वाला ही ऑप्शन नंबर सी था। ये सही तरीके, मतलब ये सारी चीजें सही होती हैं। ठीक, अगला चलते हैं। अगला क्या है? अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? अधिकतम रूप से, अब एक बात ध्यान रखिएगा, अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि मोटिवेशन। एक बात ध्यान रखिएगा, जिंदगी में मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और सबसे ज्यादा मोटिवेशन कौन होना चाहिए? सबसे ज्यादा मोटिवेशन मेरे दोस्त, सबसे ज्यादा मोटिवेशन क्या होना चाहिए? इंटरनल। क्या होना चाहिए? इंटरनल होना चाहिए। अब इंटरनल का मतलब मेरे दोस्त क्या होता है? इंटरनल का मतलब आंतरिक रूप से, आंतरिक रूप का मतलब होता है खुद से। भैया आप पिक्चर की तरीके से मोटिवेशनल कोड सुन लेंगे तो आपके अंदर नहीं बदलाव आएगा। आपको बदलाव लाने के लिए खुद बदलना होगा। जब आप खुद बदलेंगे तो आप बदलाव ला सकते हैं। अगर आप को सिर्फ देख लें और उसको फॉलो ना करें, मान लो एक टीचर पढ़ा रहा है, बहुत बेहतरीन पढ़ा रहा है, आपने सीख लिया, लेकिन उसको अपनी जिंदगी में लाएंगे नहीं तो आपके अंदर बदलाव कैसे आएगा? संभव नहीं है। इसके लिए आपको बदलाव लाने के लिए खुद पे भरोसा करना होगा। चीज मुश्किल हो सकती है, टारगेट मुश्किल हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नामुमकिन हो। ऐसा नहीं है कि नामुमकिन हो, क्योंकि जो चींटी होती है उसको यह नहीं पता होता पहाड़ पर चढ़ने के लिए कितना समय चाहिए, लेकिन वो चढ़ती रहती है और एक ना एक दिन वो पहुंच जाती है। तो आपको अपने अंदर अगर बदलाव लाना है तो खुद पे भरोसा और सतत प्रयास, ये ऐसी चीज है जो आपको आपके अंदर बदलाव ला सकती है। ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि अपने जिंदगी में उसको उतारने की। अगर एक दिन में नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे करेंगे तो जरूर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित है? असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा, बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, या बाह्य कारक। अब आपको यह बताना है कि अधिकतम से रूप से अभिप्रेरित करता है तो सबसे ज्यादा कौन करता है, यहां पे ये बताना है। भैया मेरे, असफलता से बचने के लिए बात अगर की जाए, ये तो नहीं होना चाहिए। बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों को चयन करने की प्रवृत्ति, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। हां, आपको अगर यह कह दिया जाए कि बेटा तुम जाओ यहां से, जहां मन करे वहां जाओ, तो इसका मतलब वो पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मिल गई। जैसे अभी तो मैंने बच्चे की बात कर ली, जैसे हम लोग हैं, यानी ऑल इंडियन। हम लोग, जब हमारा देश कब आजाद हुआ? 1947 में। उससे पहले हम लोग क्या थे? स्लेवरी थे, गुलाम थे किसी से। अब मतलब ये कहना तो थोड़ा सा अटपटा अच्छा वर्ड नहीं है, लेकिन कहने का सेंस किसी के अंडर में हम लोग रहा करते थे। लेकिन जब हमारे देश को इंडिपेंडेंसी मिल गई तो यहां के रहने वाले हर नागरिक को, चाहे मेल हो फीमेल हो, उसके साथ साथ आप कोई पशु पक्षी भी ले लो, तो उसको भी कोई बंधन नहीं है। अब उसका एक हम फंडामेंटल की बात करते हैं, वहां पे मतलब एक अधिकार दिए गए हैं आर्टिकल 19 में। हमको ये बात यहां बतानी नहीं चाहिए क्योंकि ये टाइम टेकन प्रोसेस है, ये पॉलिटी का सेक्शन है, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि हमें स्वतंत्रता मिल गई। इसका मतलब रहने की, खाने की, अपनी बात को किसी के सामने रिप्रेजेंट करने की। ठीक है, अगर हमें कोई समस्या है सरकार से तो एक जगह एकत्र होने की। ठीक है, यानी कि ये सब स्वतंत्रताएं हम लोगों को हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हमें स्वतंत्रता दे दी गई, तो सबसे ज्यादा व्यक्तिगत संतुष्टि तुम्हें तभी होगी जब आप व्यक्तिगत संतुष्ट होंगे कि हम भैया बोल सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, हम लिख सकते हैं। यानी कि कुछ ऐसी स्वतंत्रताएं होती हैं जो एकदम होना ही चाहिए। तो इसलिए आपको सबसे ज्यादा पार्ट हो जाएगा सी वाला सही। अब इसका हम ऑप्शन देख लेते हैं।
और इसका एक्सप्लेनेशन भी जरा देख लेते हैं। सी ऑप्शन है, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, यानी कि आगे बढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा आपको खुद संतुष्ट होना, बंधन नहीं होना चाहिए किसी काम के लिए। और हमेशा मैं ये मोटिवेशन के साथ और इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, जो ऑफलाइन के बच्चे हैं उनके लिए भी और ऑनलाइन, मैं बहुत हंसमुख और हंसी मजाक से ही पढ़ाता हूं, लेकिन जो डिसिप्लिन है वो बना के रखना है, लेकिन बंधन में इतना नहीं रखना कि बच्चा बोल ना पाए। अगर बच्चा बोल नहीं पाएगा, आपसे डरेगा, आपके अपने सामने अपनी समस्या को आपके सामने नहीं बताएगा, तो उसकी समस्या दूर ही नहीं होगी। और जब समस्या ही नहीं दूर होगी तो फिर आपके अंदर वो क्वालिटी ही नहीं है। क्योंकि डीएलएड में, बीएड में यह सिखाया जाता है कि आपको कैसे अपने आप को बच्चे के सामने रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि हमारा एनसीएफ बाल केंद्रित है, मतलब शिक्षा बताई गई है, तो इसलिए हमको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसी को रखना है। अगला चलते हैं। अगला है बुद्धि लब्धांक सामान्यतः निष्पादन से संबंधित होते हैं। बुद्धि लब्धांक सामान्यतः निष्पादन से संबंधित होते हैं रूप से शैक्षणिक। अब रूप से शैक्षणिक का मतलब है कि इसमें से क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए, मध्यम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए या पूर्ण होना चाहिए। तो आपको यह बताना है कि जो बुद्धि लब्धांक है सामान्यतः निष्पादन में कौन सा होगा। जरा इस ऑप्शन को आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए और फिर उसके बाद आप आंसर बताइए कि इसका कौन सा सही हो सकता है। तो आप बताएंगे, उम्मीद करता हूं कि बुद्धि लब्धांक सामान्यतः निष्पादन से संबंधित होते हैं रूप से शैक्षणिक का मतलब कि पहला हो जाएगा उच्च होता है। ठीक है, क्या होता है, उच्च होता है। तो अब हम इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा। बुद्धि लब्धांक सामान्यतः उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि अब आपको समझ में जरूर आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला है, अगला कह रहा है कि 16 वर्षीय बच्चा बुद्धिलब्धि परीक्षण में 16 वर्षीय बच्चा बुद्धिलब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु क्या होगी। तो भैया मेरे दोस्त, आपको क्या करना है कि जो बुद्धि लब्धांक होता है यानी कि आईक्यू, आपको ध्यान रखना, आईक्यू देख लो आ रहा है, आईक्यू, आईक्यू का मतलब होता है बुद्धि लब्धांक। ठीक है, क्या होता है, बुद्धि लब्धांक। अब अगर हमको इसको बताना है तो हम क्या करेंगे, जो इसका फार्मूला होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि मानसिक आयु, आप लोग लिख लीजिएगा, मानसिक आयु अपान, ठीक है, मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु, वास्तविक आयु इंटू 100, यह होता है फार्मूला। ठीक है, यह होता है फार्मूला। अब आपको क्या बताना है कि अब हमको बताना है कि उसकी जो मानसिक आयु है वो कितनी होगी। तो आप बताओ कि जो 16 वर्षीय बच्चा का बुद्धि लब्धांक, तो बुद्धि लब्धांक में आपको मानसिक बताना है और उसके अंक कितने हैं, 75। तो आपको इसमें यह बताना है कि आईक्यू कितना है। बुद्धि लब्धांक 16 हो गया, वास्तविक आयु, वास्तविक आयु का मतलब आपको यहाँ पे जो आपको पूरा दिया गया है, तो ये कहा गया है भैया मेरे की बुद्धि लब्धांक परीक्षण में 75 अंक आए हैं, यानी कि जो उसको टोटल मिले वो बताया गया है। तो आओ देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप लिखेंगे जो बुद्धि लब्धांक है 16 यानी कि 16 इज इक्वल टू हो जाएगा मानसिक आयु, क्या हो जाएगा, मानसिक आयु अपान 75, 75 इंटू 100। बात समझ में आई। अब क्या करोगे, 25 की टेबल से अगर पढ़ना नहीं आता है तो टेबल आना चाहिए। 25 या 75, 25 चौका 100, कितना आया, 25 चौका 100। अब आपसे यहाँ पे ये 3 है तो यहाँ 4 है, तो आप मानसिक आयु हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि मानसिक आयु जो होगी, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि भैया मेरे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और हर कंपटीशन में सीडीपी में आता है। मानसिक आयु इक्वल टू हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ नीचे लिख देते हैं क्योंकि वहां जगह नहीं है। तो ये जो 3 था ये डिवाइड में है, तो 3 इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 16 इंटू 3, और ये मल्टीप्लाई में था इसके, तो ये डिवाइड हो जाएगा 4, तो 4 4 जा 16, तो आएगा 4 इंटू 3 12, तो आपका आंसर हो जाएगा सी 12। ठीक है, बात समझ गए। तो आपको कभी कभी हो सकता है जब बुद्धि लब्धांक कहेगा पूछने के लिए तो आपको मानसिक आयु देगा, वास्तविक आयु देगा, आपको तब बुद्धि लब्धांक निकल जाएगा यानी आईक्यू निकल जाएगा। दूसरी बात, हो सकता है कि वास्तविक आयु ना दिया जाए, बुद्धि लब्धांक दे दी जाए, मानसिक आयु दे दी जाए, हमको वास्तविक आयु निकालना हो जाए।
तो बच्चा ये ध्यान रखना, ये फार्मूला होता है और इसी फार्मूला, अच्छा हाँ एक और, इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो हम लिखते हैं एम ए अपान सी ए इंटू 100 और ये होता क्या है IQ। तो ये मतलब आप इसमें भी कह सकते हैं, ठीक है, एम ए अपान सी ए इंटू 100। तो चाहे हम हिंदी में मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100 कर दें, या तो हम IQ एम ए अपान सी ए इंटू 100 कर दें, जो आपको समझ में आए आप उसको लगा सकते हैं कि उसमें क्या सही है और क्या गलत है। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम आगे चलते हैं, आपको समझ में आ ही गया होगा, देख लीजिए, ठीक है, ये वही किया गया है और 12 वर्ष भी आया है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अगला है, आपसे कहा गया है विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय क्या जरूरी होना चाहिए। मतलब जब हम पोर्टफोलियो की लिए जो सामग्री का चयन करते हैं तो उसके लिए जरूरी क्या होना चाहिए, ऐसे हमें ऑप्शन में बताना है कि क्या क्या होना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है अन्य शिक्षकों या समावेशन। देखो समावेशन जो वर्ड आया है वो तो पॉजिटिव है, क्वेश्चन, हाँ ये है। अब इसमें क्या ध्यान रखना है कि समावेशन जो है, तो किसी भी चीज को बनाने के लिए समावेशन का मतलब मल्टीपल चीजों का एक साथ ऐड होना, ठीक है। तो समावेशन तो जरूरी है, लेकिन किसका जरूरी है समावेशन, एक थोड़ी सी इसमें से थोड़ी थोड़ी सी एरर है। क्या है इसमें गैप, ये जो दो वर्ड हैं वो दो वर्ड की गैपिंग है यहाँ पे कि कहां पे क्या भरा जाएगा। तो यहां पे ये होना चाहिए, देखो यहां ये जो है मैं बता देता हूं आपको, यहां पे ये मैं लगा देता हूं, यहां पे जो बुक है उसमें नहीं होना चाहिए, ये गैप है। और पोर्टफोलियो के लिए चयन करते समय जरूरी, फिर जरूरी के बाद डैश होना चाहिए। तो क्या जरूरी होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन है, हमको ये नहीं पढ़ना है, ये ऑप्शन में बुक में नहीं होना चाहिए, ये नहीं है, ये है डैश। ध्यान से पढ़िएगा, डैश के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय का जरूरी डैश होना चाहिए। बात समझ गई, यानी हिंदी में रिक्त स्थान। अब यहां से तो आपको आंसर एकदम से पता चल गया होगा, कैसे कैसे पता चल गया होगा, भैया मेरे विद्यार्थियों पहले ही कह दिया है, क्या कहा है, विद्यार्थियों पहले ही कह दिया है, तो अन्य शिक्षक गलत और ये अभिभावक गलत। अब विद्यार्थी पहले वाले में तो सही होगा, ठीक। और समावेशन मैंने बता दिया कि किसी भी चीज का चयन करने के लिए समावेशन होना जरूरी है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। बहिष्कार क्यों करोगे भाई, जब कोई काम करने जा रहे हो तो बहिष्कार करोगे तो फिर काम बन ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसलिए आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा। और हम लोग इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। हाँ ये आप देख सकते हैं, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय, अब यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे गैप होना चाहिए, कहां पे गैप होना चाहिए, यहां पे गैप होना चाहिए, समय करते समय ये गैप विद्यार्थियों का समावेशन मतलब का होना चाहिए और ये दोनों नहीं होने चाहिए। तो आपको मैंने बता दिया, कुल मिला के जो है वो सही है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्या है, अगला कह रहा है सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है। यहां तक तो समझ में आया, लेकिन एक वर्ड दिया गया है आगे, सिवाय। क्या कहा गया है, सिवाय। इसका मतलब ये, तो भैया मेरे ये बहुत ध्यान से समझना होगा कि जो सही होगा वो नहीं लगाना है, जो गलत होगा वो लगाना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा जल ग्रहण करता हूं, तब तक आप क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए आपको सफल समावेशन, अच्छा इससे पहले मैंने जब बताया था कि सफल समावेशन हो या सफल ना भी लिखा हो, समावेशन के लिए लोगों का इकट्ठा होना, यानी जिस काम के लिए लोग मतलब हैं उनको इकट्ठा होना जरूरी है। तो अगर जरूरी है तो संवेदनशील बनाना ये सही है, ठीक है। अभिभावकों की भागीदारी, जैसे जब कोई पेरेंट टीचर मीटिंग होती है या तो कोई फंक्शन स्कूल में होता है,
तो अभिभावक मतलब माता पिता, अभिभावक मतलब आप, अभिभावक में आप अपने से बड़े जो बच्चे हैं उनसे बड़े बड़े भाई बहन भी हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, चाचा चाची हो सकते हैं, या मतलब उनके परिवार में उनसे बड़े जो भी हैं वो अभिभावक का रूप माना जाता है। तो उनका सफल समावेशन में उनकी भागीदारी भी जरूरी है। क्षमता संवर्धन, अगर आपके अंदर कैपेसिटी नहीं होगी कि मैं ये काम कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो अगर नहीं होगी तो आप कर भी नहीं पाएंगे। अगर आपने सोच लिया कि मैं कर सकता हूं तो आप कर भी लेंगे। तो इसका मतलब ये तीन ऑप्शन तो पॉजिटिव दिख रहे हैं। पृथक्करण करना, अभी इससे पहले मैंने तुरंत बताया था जहां लिखा था बहिष्कार, तो पृथक्करण का मतलब होता है कि अलग अलग। भैया मेरे तो जब हम अलग अलग कोई चीज कर देंगे तो फिर सफल जो समावेशन है तो वो होगा कैसे, नहीं होगा ना। तो इसके सिवा यानी कि आंसर नंबर बी हो जाएगा, और जो ये दो हैं ऑप्शन ये आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे भी देख लेते हैं। अगला दिया गया है, सफल समावेशन के लिए शिक्षक का संवेदनशील होना एवं अभिभावकों की भागीदारी तथा छात्रों की क्षमता संवर्धन आवश्यक होता है। ठीक है, सिवाय पृथक्करण के, मतलब पृथक्करण नहीं होना चाहिए, और आगे आप कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है, अगला 17 नंबर है। अगला 17 नंबर क्या कह रहा है, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सबसे सही तरीका, सबसे सही तरीका क्या हो सकता है आप बताओ। तो सबसे सही तरीका यानी कि सर्वोत्तम, सर्वोत्तम, सर्वोत्तम का मतलब क्या होता है, सर्वोत्तम का मतलब होता है हिंदी में सभी में उत्तम, मतलब जो भी वहां पे प्रेजेंट हो सभी से उत्तम। ठीक है, मतलब सबसे अच्छा जो वहां पे प्रेजेंट हो। ठीक, तरीका हो सकता है क्या, सबसे तरीका अच्छा हो सकता है कि लिंग भेदभाव, लिंग भेदभाव का मतलब होता है कि जेंडर बायस। ठीक है, इंग्लिश वाले भी ध्यान से समझ सकते हैं जेंडर बायस। जेंडर बायस का मतलब होता है पक्षपात। ठीक है, यानी कि ये लड़की है, ये लड़का है, ये काम ये नहीं कर सकती, ये काम ये लड़का नहीं कर सकती। जैसे आपने देखा होगा, अक्सर आपने पढ़ा होगा कि कहते हैं कि लड़कियां, इसमें क्वेश्चन भी आएगा, कहता है कहा गया है लड़कियां मैथ में कमजोर होती है, मैथ में कहा गया है कमजोर होती है। तो क्या वो भगवान है जो लड़कों को आता है मैथ में कमजोर होती है, मैथ में कमजोर होती है, ऐसा मतलब बोला भी जाता है, और ये सत्य क्या है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए, मैथ में कमजोर है। या लड़के, लड़के जैसे संगीत वगैरह में लड़कियां ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये जेंडर बायस नहीं होना चाहिए। क्या लड़कियां मैथ नहीं पढ़ती हैं, पढ़ती हैं। क्या लड़के संगीत नहीं गाते हैं, गाते हैं। यानी कि हम यहां पे लिंग पक्षपातपूर्णता व्यवहार नहीं करना है, वो भेदभाव की लड़के ये कर सकते हैं लड़कियां ये कर सकती हैं, इन चीजों को लेकर मतलब समावेशन का दोनों में इंक्लूडन होना जरूरी है। शिक्षकों के अधिसंज्ञान द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। अगला है, पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना। हाँ, सर्वोत्तम तरीका, यहां सिवाय नहीं है, ध्यान रखिएगा। विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उसका पालन करवाना। देखो एक बात ध्यान रखना है कि हमको अच्छा बनने के लिए, हम अच्छा बने ये सही है, लेकिन उसके लिए कठोर मतलब प्रक्रिया अपनाना ये गलत है। ठीक है, तो आपसे कहा गया है, ये निगेटिव वर्ड आ गया, कड़ाई से उसका पालन और नियम, ये जो दो वर्ड हैं वो सबसे गलत हैं, यानी निगेटिव वर्ड है। और यहां से ये तो 100% है कि ये गलत होगा। और यहां सर्वोत्तम पूछा है, तो अगर यहां सिवाय होता तो हम ये ऑप्शन लगा देते, लेकिन यहां कहा है सबसे अच्छा कौन सा है, तो ये तो पहले गायब हो गया। आगे चलते हैं। संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना। अच्छा देखो, जेंडर बास की बात आ गई। किसी भी काम के लिए किसी एक को हम बात नहीं कह सकते हैं कि लड़के, यहां पे कहा गया लड़कियों की अपेक्षा अधिक, यानी लड़के संगीत में ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। अगर हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे
तो एक पक्षपात हो जाएगा कि लड़के ये कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकते। तो भैया मेरे ये भी सर्वोत्तम तरीका नहीं है, क्योंकि मैंने लड़कियों को और लड़कों को एग्जाम्पल लेकर के बता दिया था। अब हमारे पास ऑप्शन बचे दो, कौन कौन से? शिक्षकों के अधिसंज्ञान द्वारा उनके लिंग पक्षपात व्यवहारों का अधिसंज्ञान, और दूसरा पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती कराना। भैया मेरे, अगर आपने कहा सभी लोगों को बराबर इच्छा, मतलब चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां, सबको समान तरीके से व्यवहार किया जाएगा और सभी को समान रूप से आपसे क्या कहा गया, भर्ती किया जाएगा, ठीक है। तो अगर समान आ गया तो इक्वलिटी की भावना आ गई, इक्वलिटी की भावना आ गई, और जब इक्वलिटी की भावना आ गई तो फिर वो पक्षपात भाव लिंग को लेकर के जो कहा गया था वो नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि सबसे सर्वोत्तम जो तरीका होगा वो मेरे दोस्त बी ही होगा, क्योंकि यहां पे कोई जेंडर बायस की बात नहीं कर रहा है। ये नहीं कह रहा है कि 40% लड़कियों की भर्ती होगी या 60% लड़कों की होगी। तो अगर ऐसा नहीं है, समानता की बात किया है, तो सबसे बेस्ट तरीका और सबसे बेस्ट ऑप्शन बी होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं, इसका देख लेते हैं। इसमें तो आंसर ए दिया गया है, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने के का सर्वोत्तम तरीका शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान करना। देखो, दोनों ऑप्शन मैंने बताए थे, दोनों में से दो सही है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव ज्यादा कौन सीटेड मानता है, सही वो है। लेकिन सीटेड ने क्या माना है, पहले वाले को माना है कि विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका शिक्षकों द्वारा, शिक्षकों द्वारा का मतलब जो पढ़ा रहा है शिक्षक, टीचर, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल, उनके लिंग पक्षपात पूर्ण, अरे यार तुम इधर आओ, उनके लिंग पक्षपात पूर्ण के व्यवहार का अधिसंज्ञान करना। इसका मतलब ये कहना चाहता है, ये इस बेसिस पे सही किया है कि जो टीचर पढ़ा रहा है, चाहे वो मेल हो या फीमेल, वो जो बच्चों को पढ़ा रही है वो जो है समान व्यवहार कर रही है। अधिसंज्ञान का मतलब यहाँ पे सबको बराबर उससे पढ़ा रही है, वो कोई हस्तक्षेप मतलब नहीं कर रही कि हाँ ये लड़का अच्छा पढ़ने में है या लड़की अच्छे पढ़ने में है, ठीक है। इस बिहाफ पे इन्होंने पहले वाले को सही किया है। लेकिन आपसे मैं फिर से बता देता हूं कि सीटेट में 4 में से 2-3 ऑप्शन सही होते हैं। आपको मोस्ट प्रोबेबिलिटी दिखाना है कि जो सबसे ज्यादा तरीका सही होगा उस पे लगाना होगा, ठीक है, सबसे बेहतर। तो ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है नेक्स्ट 25 नंबर। यह क्या कहा है कि यह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है, ठीक। यह हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है, यह व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है, यह हाशियाकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है, यह सार्वभौमिक धारण को सुनिश्चित करता है। अब आप लोग इसका आंसर बताएं कि कौन सा सही, सटीक और सबसे बेस्ट होगा, ऐसा कौन सा हो सकता है। तो आपको बताना होगा कि जो सबसे बेस्ट होगा वो आपको, यानी कि व्यक्तिगत, अगर व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है तो जो सबसे बेस्ट होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। हाथ से किए जाने वाले जो श्रम के सम्मान है विकसित करता है, वो इससे कोई रिलेशन नहीं है। यह हाशियाकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति, भेदभाव तो हम कर ही नहीं सकते बच्चों में, ठीक है, भेदभाव तो नेगेटिव वर्ड वैसे ही हो गया, तो हम इसको तो कर नहीं सकते। यह सार्वभौमिक धारण को सुनिश्चित करता, तो भैया मेरे सही तो ये भी है, सार्वभौमिक तो मतलब सभी के लिए, लेकिन हमको सबसे बेस्ट मिला कि व्यक्तिगत भिन्नता की बात अगर आ गई तो यानी कि पर्टिकुलर किसी एक की बात करता, मतलब सभी को, तो ये आपका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला, मतलब इसका वो भी देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन भी देखते हुए चलेंगे। और आपसे कहा गया है बी सही है, यह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है, ठीक है।
तो सर्वाधिक उपयुक्त तरीका क्या है? आपको ये बात ध्यान रखना है कि विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित। अब जो प्रोत्साहित की बात आई है तो वो आपका तो पॉजिटिव वर्ड ही है, ठीक है, ये क्या है? पॉजिटिव है। तो इसमें से सबसे उपयुक्त ऑप्शन कौन सा होगा ये हमको जानना है। तो आप पढ़ लीजिए, आवासीय विद्यालय खोलना, बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने का कानूनन दंडनीय अपराध बनाया जाए। भैया ये तो सबसे बड़ा निगेटिव है, वो भी महा वाला, तो ये तो बिल्कुल नहीं कर सकते हम। विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए। अच्छा, यानी कि लालच देना। ये एक बच्चा ये पर डे नहीं कर सकता, एक टीचर नियुक्त किया हर घर से बच्चा लेकर के आए, ठीक है। आगे भी पढ़ते हैं, अगर इससे बेहतर मिलेगा तो हम उसको बेहतर चुनेंगे। और बेहतर चुनने का ऑप्शन कब होता है? शादी करने में। कब होता है? जब बेहतर मिल जाए तो उससे शादी करेंगे। तो यह चुनाव, इसमें भी सीटेट भी बोलता है कि जो ऑप्शन तो 2-3 सही होते हैं, लेकिन बेहतर कौन सा सही है यह ऑप्शन लगाना है। बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपए देना। अगर देखा जाए तो ये लालच बच्चों को देना कोई मतलब ठीक है कि हाँ 5 रुपए बच्चे आ जाएंगे, लेकिन इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो सकता है ये हमको देखना है। आप जरा टिक मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बताइए कौन सा सही हो सकता है। आपको सबसे बेहतर तरीका बताना है कि कौन सा है सही। तो ये भी है भाई, बच्चों का हम कह दिए, बच्चे क्या हो गए, खुश हो जाएंगे, 5-5 रुपया देना है, सब बच्चे के पढ़ने लेने के चक्कर चले जाएंगे। अगर एक कोई व्यक्ति बच्चे आने में असमर्थ है, बच्चे आने में असमर्थ है, तो एक बच्चा ढोने के लिए आ जाए कि चलो हम अपनी गाड़ी से लेकर आएंगे, तो सही वो भी मान सकते हैं। ये तो नेगेटिव हो ही गया। सी वाला, बी वाला, आवासीय विद्यालय खोलना, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा सीटेट के अनुसार और एनसीएफ के अनुसार आवासीय विद्यालय खोलना, ठीक है। अगर जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ज्यादा दूर चलने में आसानी मतलब दिक्कतें होती हैं, तो अगर मान लो 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर के अंदर 1 किलोमीटर के अंदर अगर एक स्कूल खोल दिया गया, तो अगर उनको लालच ना भी दिया जाए तो जो आसपास के बच्चे होंगे वो विद्यालय आएंगे। इसीलिए आपने देखा होगा एनसीएफ में भी कहा गया है कि प्राइमरी के जो विद्यालय होंगे वो 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर होंगे और जो जूनियर के विद्यालय होंगे वो 2.5 से 3 किलोमीटर के अंदर में होंगे। तो आपको इस बात को ध्यान रखना होगा कि ऐसा क्यों कहा गया है और ऐसा क्यों किया गया है। रीजन, कारण सिर्फ यही है कि वो आसानी से पहुंच सकते हैं, आसानी से पहुंच सकते हैं, इसलिए ऐसा नियम बनाया गया है। नियम नहीं मतलब स्कूल खोले गए हैं, पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो मेरे दोस्त, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में ये आया होगा और इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हाँ, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए आवासीय विद्यालय खोलने का तरीका जो है वो सर्वोत्तम है, सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इसलिए आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, और सबसे बेस्ट तरीका भी हो जाएगा। और इसके साथ साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे साथ इतनी देर तक बने रहे, और जो दोस्त बाद में भी देख रहे हैं तो वो कमेंट जरूर करें ताकि पता चल सके। अगर मान लो कोई कमियां भी हैं आप उसको बताइए और उस पर भी ध्यान दिया जाएगा, और अगर नहीं है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है। क्योंकि टारगेट हमारा मैं बता दिया हूं कि 30 आउट ऑफ 30 लेकर चल रहे हैं, और ईश्वर चाहेगा तो जरूर 30 में 30 आएंगे, ठीक है। थैंक यू।